हेलो एवरीवन। कार्बोक्सिलिक एसिड में डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट है वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर का अर्थ यहाँ ये है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो यहाँ जिगजैग फॉर्म में अरेंज हैं। जैसे मेलोनिक एसिड की मैं बात करूं उसमें 3 कार्बन हैं, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो एक ही साइड में प्रेजेंट हैं, जबकि इवन नंबर वाले सक्सिनिक एसिड में दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप ट्रांस पोजीशन में कहूं या एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्रेजेंट हैं, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट है वो इवन नंबर कार्बन का ओड नंबर वाले कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब आप यहां ये कह सकते हो कि मेल्टिंग पॉइंट है मेलोनिक एसिड का 136 है और सक्सिनिक एसिड का 185 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। तो 4 कार्बन वाले में और 3 कार्बन वाले में मॉलिक्यूलर वेट 4 कार्बन वाले का ज़्यादा है, तो इसका तो ज़्यादा होना ही था। अब बात यह आती है कि यहाँ जो सक्सिनिक एसिड है उसका मेल्टिंग पॉइंट 5 कार्बन वाले ग्लूटारिक एसिड से भी ज़्यादा होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ग्लूटारिक एसिड में भी दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो एक ही और प्रेजेंट हैं। एक ही और प्रेजेंट होने के कारण इस कार्बोक्सिलिक का इस कार्बन पर प्रेजेंट प्रोटॉन से क्या होता है, रिपल्सन होता है। यहाँ भी ये रिपल्सन प्रेजेंट है, जबकि सक्सिनिक एसिड में ऐसा रिपल्सन नहीं है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसमें भी तो एक और है, वो रिपल्सन प्रेजेंट है इधर, तो जबकि इसमें दोनों और रिपल्सन ऐसा प्रेजेंट है। इसमें दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपस में रिपल करते हैं, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इनका कम होता है। और मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मॉलिक्यूल के अरेंजमेंट या पैकिंग पे या कह दूं क्लोज पैकिंग पे डिपेंड करता है। इसलिए 4 कार्बन वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट अपने से लोवेस्ट, मतलब मेलोनिक एसिड अपने से हाईएस्ट दैट मीन ग्लूटारिक एसिड, दोनों से ज्यादा होता है। अब अपन बात करें यहां एडिपिक एसिड की, तो एडिपिक एसिड का सुबेरिक एसिड जिसमें कितने हैं, 7 कार्बन, तो 7 कार्बन वाले से भी ज्यादा है और 5 कार्बन वाले से भी ज्यादा है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में जो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो जिगजैग फॉर्म में अरेंज होते हैं। जिगजैग फॉर्म में ट्रांसपोजिशन दैट मीन्स इवन नंबर कार्बन वाले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की पैकिंग क्लोज होती है, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट अपने नियर बाई
जैसे मैं 4 कार्बन वाले की बात कहूँ, 3 कार्बन और 5 कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड से मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। जैसे सक्सिनिक एसिड 185, मेलोनिक 136, किसका ज़्यादा? सक्सिनिक। सक्सिनिक एसिड का 185, जबकि ग्लूटारिक एसिड का 98 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है। अब बात यह आती है कि यहाँ सक्सिनिक एसिड और एडिपिक एसिड में मोलिकुलर वेट यदि मेल्टिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता तो एडिपिक एसिड का मोलिकुलर वेट है वो सक्सिनिक एसिड से ज़्यादा है। तो एडिपिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट सक्सिनिक एसिड से ज़्यादा होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसके अंदर रीजन ये है कि लोअर मेंबर हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, उनके मेल्टिंग पॉइंट हायर कार्बन वाले से ज़्यादा होते हैं, या कहूँ जब 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7, 8, 9 तक जाते हैं तो उनका मोलिकुलर वेट है वो ज़्यादा होता जाता है, बट मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाता है। क्योंकि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच डिस्टेंस ज्यों-ज्यों कार्बन की संख्या बढ़ती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, जिसके कारण उनकी पैकिंग है वो क्लोज नहीं होती, और क्लोज पैकिंग नहीं होने के कारण उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इसलिए अपन कह सकते हैं कि इवन कार्बन वाले जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा होते हैं, ओड कार्बन वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इस इफेक्ट को कहते हैं अल्टरनेशन या ऑसिलेशन रूल। लोअर मेंबर ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हैं वो ज़्यादा हैं, किससे? हायर वाले से। ये रहा एग्जाम्पल 185, 151। अब इनकी सोल्यूबिलिटी पे बात आती है। मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी पैकिंग क्लोज होगी। क्लोज पैकिंग होने के कारण उनकी सोल्यूबिलिटी कम होती है। इसका मतलब सक्सिनिक एसिड और मेलोनिक एसिड में बात की जाए तो मेलोनिक एसिड की सोल्यूबिलिटी है वो ज़्यादा है, किससे? सक्सिनिक एसिड से। आगे बात समझे। आगे है दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी का है वो एसिडिटी। एसिडिटी है वो कार्बोक्सिलिक के -I इफेक्ट पे डिपेंड करती है, या कहूँ एसिडिटी -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और +I के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी -I इफेक्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप का उतना ही कम होगा। दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में -I इफेक्ट शो करते हैं। सॉरी, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप -I है, परंतु बीच में मेथिलीन ग्रुप आने के कारण डिस्टेंस क्या होती जा रही है? इंक्रीज होती जा रही है। इसका मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच में 1 मेथिलीन, यहाँ 2 मेथिलीन, यहाँ 3 मेथिलीन ग्रुप और यहाँ 4 मेथिलीन ग्रुप हैं। इसका मतलब
दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी माइनस आई इफेक्ट उतना ही कम होगा, माइनस आई इफेक्ट जितना कम होगा एसिडिटी उतनी ही कम होगी। इसका मतलब मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण माइनस आई इफेक्ट कम होता जा रहा है, तो एसिडिटी कम होती जा रही है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिटी है वो ऑक्जेलिक की है और सबसे कम किसकी है, एडिपिक की है। या कहूँ सबसे कम एडिपिक, सबसे ज़्यादा है ऑक्जेलिक। सबसे ज़्यादा ऑक्जेलिक, फिर मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। थर्ड प्रॉपर्टी है फिजिकल में एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट। ध्यान से सुनना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने पहले एक वीडियो में बताया था कि ये दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, उनके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1 Ka2 दोनों इक्वल होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ ये है कि जब मैं इसके Ka1 की बात करता हूँ, यहाँ से एक प्रोटॉन रिमूव हो गया, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। और नेगेटिव चार्ज आने के बाद में एक H3O पॉजिटिव, क्योंकि H2O ने इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर दिया। इसका मतलब H2O यहाँ एक बेस का कार्य करता है। अब दूसरी बात सुनना, K1 है, उसमें इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कौन सा इफेक्ट था, माइनस आई था। माइनस आई का मतलब है इस प्रोटॉन जो OH के बीच में था, ये इलेक्ट्रॉन हैं वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं और इस ऑक्सीजन के पास ज़्यादा आते जा रहे हैं, जिसके कारण एक समय ऐसा आएगा कि O और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अपना प्रोटॉन इजीली डोनेट कर देगा और वो उसका क्या कहलाएगा, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट K1। अब दूसरा है, यहां से एक प्रोटॉन जाने के पश्चात अब यहां से इस प्रोटॉन को ये रिमूव होगा, तो इस कार्बोक्सिलेट का प्लस आई इफेक्ट है और प्लस आई इफेक्ट होने के कारण ये इस OH के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ ना करके क्या करता है, डोनेट करता है। या कह दूं कि इस कार्बोक्सिलेट का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट होने के कारण एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसके कारण Ka2 एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू Ka1 के कंपेरेटिवली बहुत ही कम होती है, क्योंकि Ka2 में कार्बोक्सिलेट का प्लस आई इफेक्ट होने के कारण। Ka1 ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जब यहाँ से प्रोटॉन रिमूव होता है तो इस कार्बोक्सिलिक का कौन सा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, या कहते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे कहते हैं माइनस आई। माइनस आई है वो एसिडिटी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और एसिडिटी के Ka1 क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब Ka1 है वो माइनस आई पे डिपेंड है, माइनस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। बट सेकंड कंडीशन में इस कार्बोक्सिलेट का कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई है, जो कि Ka1 के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट उतना ही कम होगा। इसलिए मैंने लिखा है K1 है K2 के कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा होता है।
या कह दूं पी के, पी का मतलब है अपोजिट, पी के ए बराबर होता है माइनस log K1, इसका मतलब एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लोगरिथम। या कह दूं कि log 1 अपॉन K1 इनवर्सली हो गया, इसलिए pKa2 है वो ज्यादा है pKa1 से। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसमें एक चीज और ध्यान से सुनना, जो कि जेरम ने कही थी, और इस चीज को ध्यान से सुनना। K1 और Ka2, ऊपर जो आपने पढ़ा था Ka2, ऊपर वाला क्या था K1, उनका रेशियो 4 गुना से भी ज्यादा होता है। किसके अकॉर्डिंग? जेरम के अकॉर्डिंग। ज्यादा कैसे होता है देखना, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक। ऑक्जेलिक का है K1 ये रहा, K2 ये रहा, और दोनों का रेशियो कितना आया 1040, मतलब 1000 है के करीब है। इसका मतलब 4 गुना से तो बहुत ज्यादा है। आ गई चीज। दूसरा मेलोनिक, K1 Ka2 700, 4 गुना से ज्यादा है। सक्सेनिक है 4 गुना से ज्यादा है। ग्लूटारिक 4 गुना से ज्यादा है। एडिपिक 4 गुना से तो ज्यादा है। परंतु अपन ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटारिक एसिड की ओर मूव करते हैं, कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं, क्योंकि ऑक्जेलिक में कितने हैं 2, मेलोनिक में 3, इधर सक्सेनिक में 4, ग्लूटारिक में 5, एडिपिक में कितने कार्बन है 6। कार्बन एटम इंक्रीज होंगे। तो यहां पर कार्बन एटम जब इंक्रीज होंगे तो उन दोनों के बीच में है वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, वो कम होता जाता है। वो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा है ध्यान से सुनो, कि ये K1 था और यहां से प्रोटॉन रिमूव हुआ था Ka2 है। जो जो कार्बन की संख्या इंक्रीज हो रही है, इस कार्बोक्सिलेट और इस CO के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। और डिस्टेंस जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, इस कार्बोक्सिलेट का प्लस आई इफेक्ट कम होता जाएगा। प्लस आई इफेक्ट कम होता जाएगा तो Ka2 है वो ऑक्जेलिक, मेलोनिक की तुलना में सक्सेनिक, ग्लूटारिक और एडिपिक में Ka2 क्या होता जाता है, इंक्रीज होता जाता है। अपन डाटा से देखते हैं, देखना 5.2 इंटू 10 की पावर -5, 0.2 10 की पावर -5। देखो यहां Ka2 है वो डिक्रीज हुआ है। आगे देखना 0.2 है 0.23, अगला 0.38, बताओ इंक्रीज हो रहा है Ka2, 0.39 इंक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि एडीपी, ग्लूटारिक और है उसमें कार्बन इंक्रीज होने के कारण इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो इस कार्बोक्सिलेट का प्लस आई इफेक्ट क्या होगा, कम होगा।
प्लस आई इफेक्ट और एसिडिटी दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो एसिडिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देख लो यहाँ Ka2 इंक्रीज हो रहा है, इसके बाद में देखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब K1 और Ka2 का जो रेशियो है वो सब में 4 गुना से ज्यादा है, बट ऑक्जेलिक से एडीपी की ओर जाते हैं K1 और K2 का रेशियो डिक्रीज होता जाता है। तो रीजन क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलेट और कार्बोक्सिलिक के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण या डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण कार्बोक्सिलेट का प्लस आई इफेक्ट है वो डिक्रीज होता जाता है और एसिडिटी इंक्रीज होती जाती है, जिसके कारण K2 है वो इंक्रीज होता जा रहा है। देख लो, जिसके कारण ऐसा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किसने कही थी, जेरम ने। अब है केमिकल रिएक्शन, और सक्सिनिक एसिड की अमोनिया के साथ रिएक्शन की जाए तो अमोनिया बेस है, ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगी, अमोनियम आयन बनेगा। क्या बनेगा, अमोनियम। अमोनियम आयन है या जो सॉल्ट है इसको हीट करेंगे, वाटर निकलेगा और एमाइड बन जाएगा। एमाइड को जब और ज़्यादा हीट करोगे, यहाँ पर अमोनिया है वो रिमूव हो जाएगी और क्या बन जाएगा, सक्सिनिमाइड। इस सक्सिनिमाइड की Br2 के साथ रिएक्शन करूं तो NaOH यहाँ से इस प्रोटॉन को लेगा, N पर नेगेटिव चार्ज आएगा, N पर नेगेटिव चार्ज आएगा, न्यूक्लियोफाइल के रूप में टेक करेगा इस Br पर और यहाँ से ये Br निकल जाएगा। इसका मतलब इस N पर Br जुड़ जाएगा, जिसे कहते हैं N ब्रोमो सक्सिनिमाइड। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, सक्सिनिक एसिड से सक्सिनिमाइड का फॉर्मेशन कीजिए। तो इसका मतलब सीधा सा है, अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, एमाइड बनेगा, एमाइड का फिर इंट्रामोलिकुलर हीट रिएक्शन करेंगे, इंट्रामोलिकुलर है, अमोनिया है वो रिमूव हो जाएगी और एक सक्सिनिमाइड बनेगा। उसकी ब्रोमीन और NaOH या KOH से रिएक्शन कराओगे, N ब्रोमो सक्सिनिमाइड बन जाएगा। इस वीडियो में कहीं कोई भी समस्या हो आप मुझे फिर पूछ सकते हो। थैंक्स।